बदला बदला है उस सुनी हुई मांग का, बदला है सिंदूर का। जी, भारत सरकार ने अभी मिशन सिंदूर चलाया है, जो पाकिस्तान ने कुछ दिन पहले हमारे कश्मीर पर पहलगाम पे आतंकवादी हमला कराया, उसको लेकर के भारत सरकार ने और भारत की सेना ने कल जाकर एयर स्ट्राइक किया है। पाकिस्तान में एयर स्ट्राइक किया है और एयर स्ट्राइक के जो पीओके है, पाकिस्तान के जो पीओके है उसमें 9 जगह ठिकानों पर एयर स्ट्राइक किया है। और भारत सरकार का ये बहुत बड़ा सरप्राइज न्यूज़ माना जा सकता है। एक तरह से सरप्राइज न्यूज़ इस तरह से कि पूरी दुनिया, पूरा पाकिस्तान ये सोच रहा था कि अभी भारत में तो अभी जातीय जनगणना का विषय बना है, जातीय जनगणना में लोग फंसे हुए होंगे। और इधर मोदी सरकार ने बताया था कि हम 7 मई को क्या बोला जाता है उसको, मूल ड्रिल करेंगे, जो कि हम बताएंगे कि कैसे आतंकवादी से हमला से बचा जा सकता है, बम से बचने के लिए क्या क्या करना चाहिए, ऐसे हम ट्रेनिंग देंगे। और तब तक क्या होता है कि 6 तारीख को रात 2 बजे ही एक खुशखबरी के तहत सुना दिया जाता है और पाकिस्तान को उसकी औकात भारतीय सेना एयर स्ट्राइक के माध्यम से बता देती है। हाँ, रुको जरा, अभी अधूरी बाकी है। कहा जाता है कि एक टेलर है, बस फिल्म पूरी बाकी है। इन्हीं सब विषय पर चर्चा करने के लिए अभी हमारे साथ एक समाज सेवी कहे जाते हैं अश्विनी ओझा जी मौजूद हैं। अश्विनी ओझा जी जो समाज में काफ़ी एकता, जागरूकता की बात करते हैं, अपने विचार को प्रकट करते हैं, हर विषयों पर अपना विचार रखते हैं। आइए हम उनसे बात करेंगे। सर, सबसे पहले स्वागत है भारतीय खबर में आपको। आभार मोदी जी, क्योंकि स्वागत का सबसे बड़ा अगर अभी श्रेय जो है वो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के ऊपर जाता है। पहलगाम में जिस तरह से दरिंदगी किया गया पाकिस्तान के द्वारा और कट्टरपंथियों के द्वारा, आतंकवादियों के द्वारा, तो भारत के हर घर में मातम था और हम लोग दिन रात यही सोच रहे थे कि इसका बदला कैसा लिया जाएगा। तो मुझे लगा कि भारत सरकार का जो प्लानिंग है कुछ ना कुछ तो जरूर चल रहा है। मुझे पूर्ण विश्वास था कि कुछ ना कुछ जरूर होने वाला है और इसका बदला लिया जाएगा। तो मैं मोदी जी का आभार प्रकट करता हूँ। साथ ही साथ मैं तमाम विपक्षी पार्टियों का भी आभार प्रकट करता हूं कि इस दुख के घड़ी में पहलगाम हमले का भी उन्होंने निंदा किया और सरकार की नीतियों के साथ वो खड़े हैं। तो ये एक अच्छी राजनीति की शुरुआत है। और साथ ही साथ आप तमाम मीडिया बंधु का भी स्वागत करता हूं, खासकर के जितने भी आपके श्रोता हैं उनका भी मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। सर देखिए, सवाल का शुरुआत आपने बहुत अच्छा भूमिका बताया। सवाल का शुरुआत कुछ इस प्रकार से हुआ कि भारत सरकार को लेकर सब बोलते थे कि जब हमला हुआ तो पूरे देश के लोग, पूरे विपक्ष बोलते थे कि क्या हुआ, 56 इंच का सीना, क्या हुआ, मोदी जी सो गए क्या। अब मोदी जी ने बताया कि जैसे कि मैं बड़े फैसलों लेने में किसी का विचार का मतलब नहीं समझता हूं, कि मैं किसी से पूछता नहीं हूं बड़े फैसलों लेने पर, अपने फैसले पर अटल रहता हूं। इसको लेकर एक प्रधानमंत्री जो बोलते हैं तो कहीं नहीं तो कहीं सेना में जोश जगने की बात है। इसको लेकर सर आप क्या देखते हैं और क्या विचार रखिएगा? देखिए, संजोग की बात है कि कल मैंने रात को करीब 8:30 बजे की करीब बात है कि उस समय मैं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता आदरणीय बड़े भाई डॉक्टर राजेश मिश्रा जी के साथ था। एक संजोग थी, हम लोग बातचीत कर रहे थे और ठीक 9 बजे, आप लोग देखिएगा, 8 साढ़े 8 बजे कहिए, एबीपी का एक कार्यक्रम था, एबीपी न्यूज का, दिल्ली के जो है ना मंडपम है कोई मोदी जी के कार्यकाल में बना हुआ था, उसमें उनका एबीपी न्यूज का कुछ कार्यक्रम था। मुझे उतना ध्यान नहीं दिया, लेकिन मैंने ये देखा कि उसमें वो आके मोदी जी का संबोधन शुरू हुआ था। तो उसमें मैंने क्या देखा, हम लोग दोनों लोग थे, डॉक्टर साहब भी बैठे थे, भाजपा के चूंकि वो वरिष्ठ नेता है और कर्मठ नेता है, बक्सर में सक्रिय हैं, तो इस हिसाब से वो उनकी सक्रियता को लेके हम लोग उस पर डिस्कस कर रहे थे। अचानक हमने क्या देखा कि मोदी जी लाइव आ रहे हैं। उन्होंने कहा मीडिया के, आप लोगों के बीच में उन्होंने कहा कि मीडिया में आजकल पानी का काफी चर्चा है। मैं कभी ये सोच नहीं सका कि जो व्यक्ति इतना शालीन है, मैं प्रधानमंत्री जी के बारे में बात कर रहा हूं, कि वो इतनी शालीनता से बात कर रहे हैं। इस 15 दिन में मोदी जी के ऊपर कितना अटैक हुआ, कब बदला लेंगे, 56 इंच क्या हुआ, दुनिया जितना लोग, क्योंकि विरोध करने का तरीका, हर नीतियों का विरोध होना चाहिए। प्रधानमंत्री का विरोध कीजिए, सरकार का विरोध कीजिए, हर नीतियों का विरोध करना ये संवैधानिक प्रावधान बनाया गया है और संविधान में। तो मैं 2 शब्दों पे बात करूंगा, एक आपके मुद्दे पर और एक मेरे साथ जो घटना हुआ था इस संदर्भ में। तो प्रधानमंत्री जी को मैं सुन रहा था तो चेहरे पे कोई सुकून, ये सिकन नहीं, कोई दुख नहीं था।
कि वो क्या कर रहे हैं, तो मुझे लगा कि क्या बात है भाई, इतना बड़ा त्रासदी हुआ है मेरे मन में कि उनको, उनकी चेहरा देख के मुझे लगा कि प्रधानमंत्री के चेहरे पे कोई मासूमियत नहीं है, दुख नहीं है, मतलब क्या। और जबकि मीडिया में उन्होंने कहा कि पानी को लेकर काफी चर्चा आप लोग कर रहे हैं क्योंकि पानी बंद हुआ है। हम लोग भी, मैंने सिंधु, देखिए मैं जितना मैंने अध्ययन किया, सिंधु जल संधि को जब इन्होंने डिस्ट्रॉय किया, उसको रद्द किया गया, मैंने पढ़ा उसको कि आखिर सिंधु रद्द करने के बाद क्या हो सकता है। पूरा अध्ययन किया, क्योंकि मीडिया में जवाब देना होता है तो अध्ययन करना पड़ता है। तो मुझे लगा कि नहीं, भारत सरकार का जो फैसला है ये तो वाकई स्वागत योग्य है। तो मोदी जी को जब मैंने कल देखा, मैं कभी नहीं सोच सकता कि आज रात में 2 बजे अटैक होने वाले हैं। मैं सुबह को 6 बजे जगा। जब जगा तो मुझे एक फ़ोन आया, और आप ही पत्रकार का फ़ोन आया, एक पत्रकार का फ़ोन आया, और शायद आपसे भी बात हुई। तो एक पत्रकार, मुझे नहीं पता था कि ऐसा कुछ, मैं सोच भी नहीं सकता था। तो पत्रकार ने बताया कि अब पता है आपको? बोला नहीं, मुझे तो नहीं पता है कि आज पाकिस्तान पर अटैक हो गया है, उनकी 9 जो आतंकवादी ठिकाने हैं। तो चूंकि पाकिस्तान पूर्णतः एक आतंकवादी मुल्क है, वहां का एक जो पाकिस्तान पर हमला यानी आतंकवाद पर हमला, बिल्कुल उनकी सोच पर, वो चूंकि आतंकवादी ही हैं, इसके अलावा उनकी कोई सोच क्या है? वो कभी अपनी देश की विकास के बारे में नहीं सोचते। उनका एक आइडियोलॉजी क्या है, और जिहाद, पता नहीं सब वो लोग क्या बोलते हैं, मुझे उतना उस सब धर्मों के बारे में जानकारी नहीं है। कौन कौन सब होता है ना कि जिहाद करना, फिर क्या मिलेंगे। हाँ, तो उनकी वो है। हमारी क्या है, हम अपने बच्चों को हाई टेक्नोलॉजी के बारे में बताते हैं, मेरा डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, विश्व में अपना नाम करे, हमारा वो उस पर ध्यान रहता है कि हमारा बच्चा कैसे डेवलप करे। उनका क्या है कि वो हिंदू आगे नहीं बढ़े, उनको मार दे। पहलगाम हमला में स्पष्ट हो गया कि हिंदुओं को मारा गया, टारगेट हिंदुओं को किया, सनातन। ये कितने, तो उस पर मैंने क्या सोचा, देखा कि जब पहलगाम पर अटैक हुआ तो मैंने इजराइल के राष्ट्राध्यक्ष को देखा, मैंने ट्वीट उनका पढ़ा, तो कि उनका क्या बोलना चाहते हैं वो। मैंने देखा कि साफ शब्दों में लिखे हैं कि इस्लाम आतंकवादी, इस्लामी आतंकवादी। मतलब मैं नहीं कह रहा हूं। तो एक देश का राष्ट्राध्यक्ष जब इस तरह का शब्द लिख, उनका ट्विटर हैंडल पर आप देख लीजिए कि इस्लामिक टेररिस्ट द्वारा भारत पे, तो कहीं ना कहीं पूरे विश्व को नाराजगी है। अब क्या है कि किसी धर्म को मानने वाले अच्छे भी लोग हैं जो उसी धर्म को मानते हैं और देश की, भारत की विकास के बारे में सोचते हैं, तो उनके भी तो मन में दुख होता है कि हम इसी देश के नागरिक हैं और हमारे देश पर आतंकवादी हमला हुआ है। लेकिन कहीं ना कहीं धर्म को जब टारगेट किया गया, सभी लोग उसमें परेशान हुए। मैं मोदी जी को कल देख रहा था, मोदी जी को देखने के बाद मुझे लगा कि ये कुछ बड़ा प्लानिंग चल रहा है सरकार को, लेकिन एकदम रात को 1:30 से 2 बजे तबाह करना, इसमें उनका जमाते इस्लामी है, लश्कर तैयबा है, हिजबुल मुजाहिदीन है, पता नहीं कितने ऐसे दरिंदों का उनका संगठन है। तो और दूसरा है कि मैं भारतीय सेना का मैं सम्मान करता हूं, अपने भारतीय सेना का, कि एकदम उनका टारगेट फिक्स था और उन्हीं उसी प्लेस पर उन्हें हिट किया। तो इस फैसले का स्वागत है। और 56 इंच की जहां तक बात है, तो जिस दिन मैंने बक्सर लोकसभा का चुनाव हो रहा था, और जाहिर सी बात है कि मैं बड़े भाई आनंद मिश्रा जी के कैंपेन में शामिल था, मैं उनके कार्यप्रणाली से प्रभावित था, लेकिन मुझे आज ये दिल में तसल्ली मिला कि मैं अपने पोलिंग बूथ पर दोपहर 1 बजे धूप में खड़ा होकर भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के पक्ष में इसलिए वोट किया कि हमारा देश सुरक्षित हो। तो उस समय जितने ये 56 इंची वाले जितने लोग हैं ना, अनर्गल बयान देते हैं, सबसे बड़ी है कि राजनीति में लोग अनर्गल बयान देते हैं, मर्यादित बयान देने की जरूरत है। आप विरोध कीजिए, उसका तरीका मर्यादित होना चाहिए। मैं बड़े भाई आनंद मिश्रा जी के साथ था, लेकिन मैंने चुनाव से 2 दिन पहले मैं बीजेपी को समर्थन किया। इसलिए किया कि मुझे देश की अखंडता, राष्ट्र की अखंडता को मजबूत करना था, और मुझे लगा कि इसमें मुझे मोदी जी को सपोर्ट करना है। अच्छा सर, तो ये मैटर नहीं था कि कौन प्रत्याशी है, और आज वही मोदी जी आतंकवादियों को उनके घर में घुसकर जवाब दिया। और मैं चाहता हूं कि इस पे तो हमारी ज्वाइंट कमेटी पूरी फोर्स की बैठक हुई है, आईबी भी इन्वॉल्व है, रो भी है। तो मुझे लगता है कि ये बहुत एक टेलर है, अभी इनसे और लड़ाई है। और ये धमकी दे रहे हैं, इनकी भी मीडिया को मैं देख रहा था कि ये परमाणु अटैक करेंगे, ये गिरभवकी है, इनकी औकात कुछ नहीं है। अच्छा सर देखिए, अभी तो ठीक है, वो तो लोकसभा की बात थी, लेकिन अभी वर्तमान में युद्ध का माहौल पूरा बना हुआ है। क्या लगता है कि पाकिस्तान को एक तरफ अमेरिका मना कर रहा है कि
हमला भारत पर मत करना, नहीं तो तुम्हें बर्बाद कर देगा। अब जो देश कभी उसको सपोर्ट किया करता था, 71 में देखिए जो सपोर्ट करता था अमेरिका को, पाकिस्तान अमेरिका को, आज वही अमेरिका मना कर रहा है कि अब भारत से लड़ना मत, नहीं तो तुम्हें बर्बाद कर देगा। देखिए, मैं आज की प्रिंट मीडिया को पढ़ रहा था, मैंने कल का भी प्रिंट मीडिया को, खास करके उनकी एडिटोरियल कंटेंट को पढ़ता हूं, तो उनके कंटेंट में ये लगता है मुझे कि वो जो भारत के अंदर जो चल रही है, वो जो विदेशी मामलों को जानकार हैं, उनकी जो मतें हैं, उससे साफ पता चला ये हमको कि भारत का जो भी वर्तमान स्थिति है, विश्व पटल पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग कंडीशन में हम लोग हैं। हमारे ऊपर अभी चाइना भी अटैक नहीं कर सकता है, और हमें विश्व से, इजराइल हमारे सपोर्ट में है, अमेरिका हमारे सपोर्ट में है, रसिया हमारे सपोर्ट में है। कल प्रधानमंत्री जी ने कहा कि अभी हमारे साथ ब्रिटेन के साथ फ्री ट्रेडिंग वाला जो है ना डील साइन हुआ है, तो ब्रिटेन भी जाए, यूरोपियन यूनियन भी हमारे साथ खड़ा है। तो आतंकवाद पर जिस तरह से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने प्रहार किया और गोलबंदी की, पूरे राष्ट्र को अपने साथ लिया, तो मुझे नहीं लगता है कि मेरे अगेंस्ट, भारत के अगेंस्ट कोई देश या अरब भी देश आने वाले हैं। पाकिस्तान पूर्णतः अलग थलग है, और पाकिस्तान अपनी रोजी रोटी के बारे में सोचे, बेहतर रहेगा। वरना इस बार, अभी तो ये टेलर है, अब की बार तो ऐसा मारेंगे कि याद उसके नक्शे से मिटा देंगे, क्योंकि मुझे पता है कि भारत के पास क्या क्षमता है। तो मुझे नहीं लगता है कि ज्यादा दिन तक युद्ध चलने वाली है। अच्छा भैया, एक और बात है, जैसे कि युद्ध का मैदान है, तो अभी अगर परमाणु बम की बात आए, परमाणु बम उसके पास भी है और इधर भी है, भारत के पास भी है, तो दोनों देश परमाणु संपन्न देश हैं। इसको लेकर अगर बात आए तो वो बोलता है कि हम परमाणु बम बनाएंगे, मारेंगे, तो परमाणु बम के लिए पूरी विश्व उसको विरोध करेगी ही। देखिए, आप पत्रकार लोग हैं और समाज में सबसे आप लोग बुद्धिजीवी लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, तो आपके क्वेश्चन मेरा ये था कि अगर ऐसा होता है तो आप अपने समाज से भी हैं, तो समाज में किस तरह बताइएगा कि बचने कैसा है उसका। एक पाकिस्तानियों का आपके माध्यम से बता देता हूं कि हमारे भोजपुरी में कहावत है, हंसुआ के ब्याह में खुरपी का गीत गाना। जब जब उनको मारेंगे घुस के, क्योंकि हम तो ऐलान करके मारते हैं। देखिए, वो आया, कायरतापूर्ण आया, और हमारे सैलानी, हम भी हिमाचल प्रदेश की यात्रा किए, गोवा गए, तो हम लोग घूमने गए। अब जाके कोई हम सैलानी है वहां पे, हमको कोई पूछ के मार दे, तो उसका तो कोई विशेष मतलब नहीं है। अगर औकात है तो सामने चैलेंज करके आओ कि हाँ। तो उन्होंने तो कायरता दिखाया, हमारे परिवार के लोगों को मार दिया, उन्होंने पूछ के मारा। लेकिन मेरे प्रधानमंत्री जी ने ऐलान किया कि इसकी गंभीर परिणाम भुगतनी पड़ेगी। ऐलान कल्पना भी नहीं किया होता, तो हमने ऐलान कर दिया कि हम मारेंगे, और हमने मारा। अब रही बात कि हंसुआ के ब्याह में खुरपी का गीत इसलिए गा रहे हैं, अभी तो हमने इनको मारा, बिलबिलाहट इनकी शुरू हुई है, अब ये कह रहे हैं कि परमाणु। अरे भाई, आपके पास परमाणु बम की क्षमता कितनी है? कितनी परमाणु रखे हैं आप? परमाणु आपके पास कितना होगा, उसका रेंज कितना होगा? ठीक है, आप हमारे ऊपर उसको मारेंगे, परमाणु वार करेंगे, क्या होगा? मेरा बहुत बड़ा मुल्क है, कुछ हिस्सा हमारा प्रभावित होगा। लेकिन यहाँ से अगर एक बटन हम बॉक्सर से दबाते हैं, हमारे यहाँ भी उसको पता नहीं है कि कहाँ परमाणु बम कहाँ से हम लोग शुरू कर सकते हैं। अगर यहाँ से मारें तो तुम्हारा पूरा का पूरा मुल्क तबाह हो जाएगा, तो तुम बचेगा। अब रही बात विश्व पटल पे, अगर पाकिस्तान किसी से बिना पूछे हमारे ऊपर परमाणु हमला करता है, तो पाकिस्तान की पूरी जो वहाँ की कौम है ना, जिसको मानते हैं लोग, नस्ल तबाह हो जाएगी। क्योंकि ये बदलता, ये भारत जो है ना घुस के मारने वाला है। अच्छा, ये बिल्कुल इस पर ध्यान ही नहीं देना है कि वो परमाणु हमला कर सकते हैं। अगर कर दिए तो हम अभी चूड़ी पर थोड़े बैठे हैं, पूरी फोर्स हमारी तैयार है। मतलब एक अभी देखिए, अभी का रिपोर्ट आपके मीडिया से पता चला है कि वो सीज फायर किए हुए हैं। अंधाधुन जो है, जिसको सेना को जिस सरकार ने खुली छूट दे दी, यही काम नहीं होता था 2014 से पहले। हाँ, सेना के लोग परमाणु पूछते थे। ये जो खाली कुर्सी गैंग है, बक्सर में आए थे उनके एक साहेब, बहुत बड़े ओहदा के नेता हैं, और ढोलक झाल बता दिया गया कि साहेब आ रहे हैं, साहेब आ रहे हैं। वो चाचा के कार्यक्रम में एक व्यक्ति नहीं पहुंचा, दो को विधायक जिसके। अच्छा, अब एक और बात है, जैसे कि अभी भारत सरकार, अभी नरेंद्र मोदी जी ने कुछ समय पहले, जैसे ही वो पालम गाँव हमला हुआ, उसके बाद लेकर के यहाँ पे जातीय जनगणना शुरू किया। तो जातीय जनगणना, देखिए, ये भी हम दोनों पत्रकार हैं तो दोनों क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जातीय जनगणना, आपका विचार इस पे क्या है? एक तरफ बोलते हैं कि हम एक हैं तो सेफ है, कटेंगे तो बटोगे तो कटोगे, फिर एक तरफ मंच से उतर के बोलना कि हाँ जातीय जनगणना करा रहे हैं मोदी जी, इसको लेकर क्या बोलिएगा? देखिए, आप पत्रकार लोग हैं,
मैं बीजेपी का प्रवक्ता नहीं हूँ, लेकिन मैं सरकार की जो नीतियां हैं उस पर बात करता हूँ। इस समाज से भी हम इसीलिए आपसे सरकार की नीतियों का मैं सराहना इसलिए कर रहा हूँ। जातिगत जनगणना का शुरुआत भारत सरकार अब कर रही है। इससे पहले बिहार में माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा शुरुआत कर दी। तो उस समय तो योगी आदित्यनाथ जी की तरफ से विरोध हुआ था। हाँ, अब बता रहे हैं, जब तक जातिगत जनगणना नहीं हुआ था तब तक सभी लोगों को लग रहा था किसी भी चीज का विरोध कब होता है, जब उस पर पर्दा डालिएगा। तो उसका विरोध इसलिए होने लगा कि जातिगत जनगणना होगा तो लोगों का पता चलेगा कितनी जातियां हैं, उनकी आर्थिक स्थिति, उनकी मानसिक सब शैक्षणिक सब सुधार होगा। विपक्ष का आरोप था। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब बिहार में इसकी शुरुआत की तो मुझे भी लगा, हम लोग को भी एक मिनट के लिए लगा कि जातिगत जनगणना करने से आपस में प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी, लगा हो सकता है कि इसमें कुछ असफलताएं होगी। लेकिन जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस कार्यक्रम को शुरू कर दिया तो शुरू करने के बाद पटल पे आ गया कि जाति कितनी है, सबकी जाति होगी है। अब सवाल ये आ गया कि जातिगत तो जनगणना हो गई, लेकिन मूलभूत किसी भी जाति में कुछ सुधार नहीं हुआ। ठीक, तो सुधार तो हुआ नहीं। हमारा काम था कि उसका जनगणना करके सुधार हो। तो बिहार सरकार इस मुद्दे पर विफल होगी। केंद्र सरकार को लगा कि विपक्ष के लोग इस मुद्दा को देखिए, सच्चाई यह है कि विपक्ष के लोगों ने इस मुद्दा को उठाया है। ये बीजेपी के लोग अगर नकार रहे हैं तो ये गलत काम कर रहे हैं। बीजेपी के लोगों ने इसका विरोध किया था, लेकिन जब बिहार में, जब राहुल गांधी बोले थे कि जातीय जनगणना मैं करवाऊंगा, तो उस समय नरेंद्र मोदी जी बोले थे कि इस देश में गरीबी अमीरी की चर्चा होनी चाहिए। देखिए, तो आज फिर क्यों कांग्रेस के युवराज को अगर आप लोग मीडिया के लोग बढ़ा चढ़ा के बोलेंगे, उनको नेता हम नहीं मानते हैं। हम नेता नहीं बोले, लेकिन उनका बयान है। जैसे मैं वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय का छात्र रह चुका हूँ, और दुनिया का किसी भी इतिहास उठा के देखिए कि बाबू वीर कुंवर सिंह की गौरव गाथा को कितना मजबूती से देखा जाता है। वो अपना पढ़ाई कोलंबिया विश्वविद्यालय से किए हुए हैं, अलग उनका भारत का राजनीति से उनका कोई मतलब नहीं है। वो एक बहुत बड़े राजनीतिक घराना से है। वो कभी इस मुद्दे को नहीं उठाए हैं, वो किसी के कहने पर उठाए हैं। जातिगत जनगणना पे कांग्रेस का स्टेटमेंट था कि करवाया जाए। बार बार वो लोग कह रहे हैं कि राहुल गांधी जी और लोग कर रहे हैं, ये अलग बात है। कांग्रेस के लोग, विपक्ष के लोग इस मुद्दे को उठाए थे, होना चाहिए, सरकार उसको मानी। तो सरकार तो कहती है कि विपक्ष का जो अच्छी बात होगी उसको हम मानेंगे। सरकार तो कभी इसका विरोध नहीं की है। ये तो बोलती है ना कि हम एक है तो सेफ है, फिर इस सब नारा को क्या हुआ? ये इसको बोलिए एक सर, इसको मानिए कि ये फिर चुनावी नारे थे, धरातल से कोई लेना देना। एक है तो सेफ का मतलब क्या है? आप किसको एक मानते हैं? पूरी आपकी जो पत्रकार हैं, आप पत्रकार एक हैं तो सेफ हैं। सर, योगी आदित्यनाथ जी ने पूरा खुले मन से बोला था कि हिंदुओं को बांटने की साजिश की जा रही है। हिंदू को बांटने की तो गलती कोई बात। अच्छा बताइए, आज फिर कैसे एक सबको अलग रख के सेफ रख सकते हैं आप? दोनों जातिगत जनगणना होनी चाहिए ना कि हम कितने जाति लोग हैं। तो इसका विरोध क्यों फिर हुआ? इसका विरोध बीजेपी के लोगों ने अगर किया कि जातिगत नहीं होना चाहिए, तो वही बीजेपी के लोग, विपक्ष का ये आरोप था कि जातिगत गणना नहीं हो रहा है। लेकिन यहाँ पे तो अलायंस थी बीजेपी के, बिहार में तो कराएगा ना बीजेपी के साथ। बीजेपी जब यहाँ पे अलायंस में आई तो इसका तो विरोध नहीं की। अब जब जातिगत जनगणना हुआ, इन्होंने कराया, मुख्यमंत्री जी के साथ फिर ये लोग आ गए कराने के बाद, भारत सरकार इसको करा रही है। एक है तो सेफ है का नारा उन्होंने दिया, ये पता चलने के लिए कि हम हिंदू हैं तो हिंदी में हमारी जितनी जातियां हैं, एक का मतलब कि पूरी हिंदू समाज की, ना कि वो ये कह रहे हैं कि ये जाति को, पूरी हिंदू समाज को एक करने की बात। फिर वहीं पे फिर हिंदू में ही जाति क्यों? दोनों बात हो गई। फिर देखिए, जाति इसलिए जरूरी है कि जाति से क्या होगा कि अभी हम लोग आरक्षण दे रहे हैं सबको, तो आरक्षण पे लोगों को ये पता चल रहा है कि सवर्ण को 10% मिल रहा है, ओबीसी को सबको मिल रहा है। आरक्षण का लाभ सब लोग उठा रहा है, विरोध भी कर रहा है। जातिगत जनगणना होने से एक चीज तो ये तय हो जाएगा कि हमारी संख्या कितनी है। अब सरकार पर यह प्रेशर बनेगी कि उन जातियों का उत्थान कैसे किया जाएगा। सरकार को लगेगा कि भाई अब उन जातियों का अगर उत्थान नहीं होगा तो उस पर फिर उनको आरोप झेलना पड़ेगा। तो मैंने जातिगत तक बात है कि मैंने जाति का विरोध नहीं किया था, जातिगत जनगणना का मैंने स्वागत किया था कि होना चाहिए। सच्चाई आ जाए कि कम से कम इस धरती पर किसका किसका बोझ है ये तो पता चले, और उस कर्तव्य को कौन कौन निभाह कर रहा है कि नहीं कर रहा है। मान लीजिए कि हमारा संख्या जितना है, आप कह रहे हैं ना कि जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी है, तो बीजेपी के में भी और राजद में भी, जदयू में भी, सब लोगों को तो मानना पड़ेगा। तो राष्ट्रीय जनता दल के लोगों को तो पूछेंगे नहीं हम लोग कि भाई जिसकी संख्या भारी। तो अब ये बताइए कि अब आप जिस समुदाय का नेतृत्व करते हैं उसका मुख्यमंत्री क्यों नहीं बन रहा? केवल अपने परिवार का मुख्यमंत्री क्यों बनाएंगे?
आपने कहा कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए, अब जिसकी संख्या, आपने कहा कि जिसकी जितनी संख्या भारी, तो उसका आप हिस्सेदारी दीजिए। तो मुख्यमंत्री अपने परिवार का, इसके लिए नियम नहीं लागू है। अब वोट लेने के लिए आप कहेंगे कि जिसकी जितनी संख्या भारी। चलिए, अभी हमारे साथ अश्विनी ओझा जी थे, समाज सेवी हैं। इन्होंने अपना विचार रखा, लेकिन जातीय जनगणना पे कहीं नहीं तो कहीं ये बीजेपी की राजनीति है, क्योंकि हम खुले मन से बोलते हैं और राजनीति ही माना जाएगा एक तरह से, क्योंकि जब जो काम विरोधी करता है, विरोधी पक्ष किया है, उसको लेकर एक समय विरोध करना फिर सपोर्ट करना, इसको राजनीति माना जाएगा। और पाकिस्तान का जो हालत अभी भारत कर रहा है, उस पर भी उन्होंने अपना विचार रखा। विचार सबका लेना जरूरी है, क्योंकि नागरिक हैं और नागरिक क्या सोचते हैं इस विषय को लेकर के। आप देख रहे थे भारतीय खबर विकास पराशर के साथ। जय हिंद।